बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान सर उठाते अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं अब वो बहुत ज़ोर पकड़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक पर बात करूंगा, जबकि दूसरा टॉपिक मेरा होगा कि ट्रंप इंतज़ामिया के टैरिफ ऐलान के बाद दुनिया की बदलती सूरत हाल क्या मंजरनामा पेश कर रही है। और इसके साथ साथ तीसरे टॉपिक पर बात करूंगा ट्रंप की ईरान के साथ जो मुज़ाकरात की बात है वो भी बड़ी अहम है। मशरिक़ वस्ता के ऊपर उसका एक ज़ोरदार किस्म का रद्द-ए-अमल भी ज़रूर आएगा। लेकिन नाज़रीन, खुशखबरी है, इस मुल्क में इसी रवा माह में 8 अप्रैल को मिनरल इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है और ये पाकिस्तान की माइंस एंड मिनरल के हवाले से बड़ी अहम है और इससे पाकिस्तान तरक्की करने आगे जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे शौकत यूसुफजई, हुमायूं अख्तर साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और अली इहसान साहब। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाजरीन पॉलिटिकल गुफ्तगू से, शौकत यूसुफजई साहब से। शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। शौकत भाई, तहरीक इंसाफ की आला क़यादत है और जो है वो इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार मुझे तो नज़र आ रही है। इख्तलाफात डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है और क्या नहीं समझते आपको कि इस मौके पर तहरीक इंसाफ की क़यादत को मुत्तहिद होना चाहिए था, जो कि इस वक्त नहीं है? क्या कहेंगे शौकत भाई? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इख्तलाफात हैं और सामने भी आ गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हमारी मरकज़ी लीडरशिप है वो सरगर्म हो गई है इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए। और कल बैरिस्टर गौहर साहब ने भी मुलाकात की है सीएम साहब से और इस तरह जो दीगर लीडर्स हैं उनके साथ भी ये राब्ते हो रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं वो अगर बर वक्त उनको ख़त्म ना किया जाए तो फिर बढ़ते जाते हैं और फिर यहाँ तक बात पहुँची कि मीडिया तक बात आ गई। तो इंशाल्लाह उस पर कोशिश हो रही है। मेरी भी अपनी कोशिशें हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ और जितने भी सीनियर लोग हैं सबको इस बात पे तशवीश है और कोशिश ये हो रही है कि जितना जल्द हो सके ये इख्तलाफात ख़त्म हो जाए। काबिल एहतराम शौकत भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत में ग्रुप अलग है। जैसे कि आप अली अमीन साहब की बात करें, सीएम साहब की बात करें, तो दूसरी तरफ असद कैसर, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, शहराम साहब, ये मुझे अलग ग्रुप नज़र आ रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये लड़ाई वजारत आला की है या फिर अंदरूनी खाने कहानी कुछ और है? नहीं, मैंने कहा ना कि कुछ गलतफहमियाँ होती है, गलतफहमियों से बात आगे बढ़ती है और जब गलतफहमियाँ बर वक्त दूर ना हो तो फिर उससे इख्तलाफात बढ़ते हैं और ये इसी तरह हुआ है। वज़ीर आला की कुर्सी के लिए तो लड़ाई इसलिए नहीं है कि ये सारे लोग तो ज़ाहिर है नेशनल असम्बली में हैं, तो इनके लिए तो कोई यहाँ पे सूबाई असम्बली की नशिस्त खाली नहीं करेगा, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। अलबत्ता कुछ चीज़ें हैं जो गलतफहमियों की बुनियाद के ऊपर फिर आगे बढ़ी है और यहाँ तक पहुँची है, जो मीडिया तक भी पहुँच गई। तो मेरे ख्याल से अब इस पे समझ आ गई है, जो हमारी मरकज़ी लीडरशिप है वो जाग गई है और अब वो कोशिशें उन्होंने शुरू कर दी है, मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएंगी। कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर मैं कहूँ कि जी बड़ी दरारें पड़ जाएंगी, कोई ऐसी वो है भी नहीं। दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ के ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उस पर कोई असर पड़ता भी नहीं है। तहरीक इंसाफ पे कोई असर नहीं पड़ता है। आपको पता है वोट इमरान खान का है, वो उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। काबिल एहतराम शौकत यूसुफजई साहब, तहरीक इंसाफ और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते कायम हैं या नहीं? क्योंकि मुझे इत्तला आई थी जो 5 अफराद अमेरिका से आए थे और वो ओवरसीज़ वाली बात थी, कुछ ने डिनाइल दे दिया कि ये क्यों मिले हैं, किसने कहा कि जनाब घास नहीं डाली, किसकी इजाज़त से आए, ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन मैं आपसे क्लियर सीधा ही पूछना चाहता हूँ कि क्या तहरीक इंसाफ के राब्ते इस वक्त चल रहे हैं? यस नो? देखिए, इस वक्त तो राब्ते नहीं हो रहे हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इस वक्त कोई राब्ते नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये कि एस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो पूरा जो सेटअप चल रहा है ये उन्हीं के सहारे पे चल रहा है और बेसिकली जो फैसलों का इख्तियार है वो भी उन्हीं के पास है। तो जो भी बात करनी है मेरे ख्याल से वो एस्टेब्लिशमेंट से ही करनी पड़ेगी। हम बड़े कहते हैं कि जी सियासी लोगों से बात क्यों नहीं की जाए। सियासी लोगों ने अपनी सियासत ख़त्म कर दी है, वो अब उन्होंने अपने आप को गिरवी रख दिया है, तो फिर उसके बाद तो उनकी सियासत तो है नहीं। अब मुल्क के जो मौजूदा राइज निज़ाम है उसमें आपने बेहतरी लानी है तो क्या करना है, तो डेफिनेटली आपने इसी एस्टेब्लिशमेंट से आपने बात करनी है। तो जब भी मौका मिला एस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है।
जो लोग तहरीक इंसाफ के हवाले से बाहर से आए और आकर डीजी साहब को मिले थे, आपके इल्म में है वो बात, वो क्यों मिले थे, किस लिए मिले थे? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मुझे पता है कि क्यों मिले थे। बाहर से आए हुए लोग बाहर के ही होते हैं। मैं तो फिर मैं अंदर की बात तो नहीं बता सकता, बाहर के लोग बाहर के ही होते हैं। चले, आप अंदर की बात ना बताएं, ये तो बता दें कि आप किस ग्रुप से तल्लुक रखते हैं, सीएम साहब के या दूसरे ग्रुप से? मैं इमरान खान के ग्रुप से। शौकत भाई, आप तो सियासतदान हैं माशाल्लाह, कदकाठ है आपका, केपी के हवाले से एक बड़ा नाम है, आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं और आप जर्नलिज्म में उस्तादों के उस्ताद हैं, ये बात मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जो जर्नलिस्ट है वो बहुत सारे सियासतदानों में राब्ते का बाइस भी कई दफ़ा बनता है। आप जर्नलिस्ट भी हैं, सियासतदान भी हैं, सब कुछ है, तो आप अभी तक ऐसी कोई मूव नहीं कर सके जिससे इमरान खान को रिलीफ मिलता। ख्वाहिश तो आपकी है, लेकिन मूव आपने अभी तक क्या की है? देखिए, बदकिस्मती है कि हमारी या तो बस हमें सलाहियत की कमी थी या वो मौका नहीं था, क्योंकि कुछ औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। मैं असल में मैं खुद भी काफ़ी पीछे रहा, आगे नहीं रह सका और कई मजबूरियां होती हैं, क्योंकि आपको पता है सियासत में जब तक आपके पास वसाइल ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, और वसाइल की कमी की वजह से मैं कोई ऐसा ओहदा भी नहीं ले सका कि मैं फिर उस पूरे ओहदे को निभा सकूं, तो इसलिए थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि वसाइल के बगैर जो मेरे से हो सके, ये जो इख्तलाफात की बातें हो रही है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये इख्तलाफात ख़त्म हो। अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और करूँगा इंशाल्लाह। जुनैद भाई से मेरी मुलाकात होगी, काफ़ी उन्होंने इज़्ज़त भी दी और काफ़ी उन्होंने हौसला भी दिया, और इंशाल्लाह कल मेरी ख्वाहिश है, कोशिश है कि सीएम साहब से भी मुलाकात करूँ। तो कोशिश यही है कि देखिए, हम बहुत बड़ी मुश्किल में इस वक्त पार्टी और तहरीक हमारे आगे। शौकत भाई, मेरा आज से जाते जाते आपसे आखिरी सवाल है, अगर आपके मेरे मुज़ाकरात हो रहे हों तो तहरीक इंसाफ बानी की तरफ से आप हों, तो मैं पूछूंगा आपसे कि इनके गारंटर कौन है? क्या कोई गारंटर पूरी दुनिया में है? आपके पास उसका नाम है? नहीं, गारंटर तो हम खुद हैं ना। क्या हमें अपने ऊपर एतमाद नहीं है? जब हम उनकी तरफ से बात करेंगे तो गारंटी भी हम लेंगे ना, फिर किसी और को हम क्यों बनाएं? नॉर्मली रवायात है जरा यू टर्न की। नहीं देखें, ये तो इस तरह, तो अगर आप देखें कि ट्रम्प ने कितना बड़ा यू टर्न लिया है। अब जो आप अभी बात कर रहे थे ईरान के हवाले से, देखिए हर होशियार लीडर जो मकासद के हसूल के लिए जो भी करता है ना, तो वो यू टर्न लेने में इस तरह देखें, या तो ये कि आपने कोई ऐसी बात करनी है ज़ाती उस पर, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन मुल्की मसाइल, मुल्की मुश्किलात को देखकर आप देखिए मंजिल तक पहुंचने के लिए आप कोई भी रास्ता बदल सकते हैं। ये कहना कि जी वो फला रास्ते से क्यों नहीं गया, तो ये सियासत में नहीं होनी चाहिए इतनी स्टबर्न किस्म की चीज़ें। और मेरी ज़ाती राय, जवाब दीजिएगा, अली मीन गंडापुर की छुट्टी तो नहीं होने वाली शौकत भाई? नहीं होने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली है, ये वैसे ही प्रोपेगेंडा। और देखें, इमरान खान जो है उनका एतमाद है अली अमीन के ऊपर, उनका एतमाद है। बहुत शुक्रिया मेरे एहतराम, बहुत सीनियर सियासतदान, जर्नलिस्ट, एक कदकाठ नाम शौकत यूसुफजई ने फरमाते हैं केपीके के सीएम की छुट्टी नहीं होने वाली। नाजरीन, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहा हूं, नाजरीन मेरे साथ रहिएगा। शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा नाम हुमायूं अख्तर साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आज मेरे साथ प्रोग्राम में हैं, इनसे बात करते हैं। हुमायूं भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हुमायूं अख्तर साहब, अदाद शुमार के मुताबिक 2023 में पाकिस्तानी मसनूआत जो हैं उनको अमेरिका को बरामद करने का जो हुजम है वो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो $5 अरब था। ट्रंप पर भी पाकिस्तान ने 29% जो टैरिफ है आयद किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं हुजूर के इस टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात पर क्या असर पड़ेगा? देखिए भट्ट साहब, टैरिफ तो 180 मुल्कों पे इसको रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। एक किस्म का ये यूनिटिव टैरिफ आप उसको कह दें। ये किसी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के असूल के मुताबिक नहीं है। उन्होंने अमेरिकन इंतज़ामिया ट्रंप साहब ने एक इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर की है कि जी
बाहर के मुल्क हमसे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और हमें अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन हमारा माल इंपोर्ट नहीं करते, उस बुनियाद पे एक फार्मूला निकला है। मेरा ख्याल ये है जी कि ये ट्रंप साहब की एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। जो उनके बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो चाइना, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मेक्सिको, ये 4 बड़े पार्टनर्स हैं और बुनियादी तौर पे वो इनसे डील करेंगे। और बाकी जो हमारी तरह के छोटे मुल्क हैं जिनकी अमेरिकन तिजारत में 0.16% भी हिस्सा नहीं है, वो भी अब और हमसे ज़्यादा गरीब मुल्क लाओस और म्यांमार टाइप वो भी बड़े सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, ये हमें अपने जहन में रखना चाहिए। हमें किसी किस्म का झगड़ा नहीं डालना चाहिए अमेरिका से, बल्कि उनसे मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करना चाहिए और उनके जहन में जो 2-4 मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम अमेरिका से ले सकते हैं। इस वक्त हम बुनियादी तौर पे कॉटन लेते हैं, उस पर वैसी कोई ड्यूटी नहीं है, और सोयाबीन लेते हैं पोल्ट्री फीड के लिए। अब वो सोयाबीन फंसी रहती है। अमेरिका ने ये प्यूनिटिव टैरिफ इसलिए भी लगाए हैं कि ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स को कहते हैं, एक तो होता है ना जी कि आपने ड्यूटी लगा दी, एक होता है कि आपने वैसे ही पोर्ट पे माल रोक लिया। जैसे सोयाबीन बार बार जेनेटिकली मॉडिफाइड के चक्कर में बहुत उनको दुश्वारियां पेश आती हैं। आई थिंक एक रीजन अमेरिका का इम्प्यूनिटिव टैरिफ्स का ये है कि मुल्कों के साथ जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है, बल्कि वो कहते हैं जी आप इंपोर्ट पे सेल्स टैक्स क्यों लगाते हैं, आप इंपोर्ट पे अपना इनकम टैक्स क्यों वसूल कर लेते हैं, या इंपोर्ट पे एक्साइज ड्यूटी क्यों लगाते हैं, या आपका अदालती निज़ाम है उसमें तो हमें कोई रिलीफ ही नहीं मिल सकती। इस तरह की बातें भी हैं जिसमें हमारे पास, पाकिस्तान के पास ज़्यादा गुंजाइश है कि अमेरिका से बातचीत करके कम से कम नॉन टैरिफ बैरियर्स और चंद उनके जहन में जो मोटी मोटी चीज़ें हम मंगा सकते हैं। हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, जो आजकल की हाई टेक की चीज़ें हैं, उनकी इंपोर्ट हम अमेरिका से ज़्यादा कर सकते हैं। इस पर मुज़ाकरात शुरू करें। मेरा तो पाकिस्तान के लिए मशवरा होगा कि जल्द अज जल्द मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाए। हाँ, अब रहा बात कि जो टैरिफ लग गए हैं उसमें कुछ में तो हमें एडवांटेज मिल गया है। मसलन चाइना, बांग्लादेश बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, वियतनाम, कंबोडिया, इस तरह के मुल्क, श्रीलंका, हमें एडवांटेज मिल गई है। और कुछ से हमें डिसएडवांटेज हो गई है। कुछ हद तक इंडिया 3% का फ़र्क है रेसिप्रोकल ड्यूटी में, तुर्की, इजिप्ट वगैरह। अब इसके बीच में एक और चीज़ हुई है कि एक चीज़ होती है जो चाइना से ट्रेड में चलती थी, डी मिनिमस कहते हैं कि $800 तक की कोई भी चीज़ जो है वो अमेरिका में बगैर ड्यूटी के जा सकती थी, वो उन्होंने अब ख़त्म की है। उसमें भी पाकिस्तान के लिए गुंजाइश बनती है कि छोटे छोटे आइटम्स में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरा 2 prong पॉलिसी होनी चाहिए। मुज़ाकरात का सिलसिला अमेरिका से शुरू करें। काबिल एहतराम हमायूं अख्तर साहब, आपकी बातों से जो मुझे समझ आई है बात, और उसी के मुतल्लिक मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप ये समझा रहे हैं मुझे कि इस टैरिफ के बाद आलमी सतह पर नई मंडियां जो है वो अब मार्ज़े वजूद में आ सकती है और महंगाई का कोई एटम बम तो नहीं गिर सकता? इस बारे में भी राय दें। भट्ट साहब, देखिए, मेरा ये ख्याल है कि सदर ट्रंप का ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है और ये जो अमल जो 180 मुल्कों पे और बिलखसूस ये जो दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, जापान, चाइना, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ये बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इनसे तो इमीडिएट इम्पैक्ट तो इसका बाकी दुनिया के लिए नहीं, बट अमेरिका के लिए जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और आपको सुना होगा आपने कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स, बल्कि दुनिया की अमेरिकी स्टॉक मार्केट $2 ट्रिलियन नीचे गिरी है। तो मैं इसको टेम्परेरी चीज समझता हूँ, लेकिन इसमें अब कितने अरसे रहती है, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, आई डोंट नो, बड़ा लंबा अरसा होता है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए और जो नए अगर कोई एवेन्यूज खुलते हैं इनसे, एक दफ़ा देखें ना, एक दफ़ा हम अगर बांग्लादेश के, वियतनाम के मुकाबले में, चाइना के मुकाबले में किन मार्केट्स हमने ले ली, तो वो मार्केट पर वापस लेना मुश्किल हो जाता है मुल्कों के लिए। तो ये एक मौका भी है,
यानी कि आलमी मईशत में क्या खतरा जो है इस टैरिफ से पैदा नहीं होगा या पैदा हो रहा है? बट साहब सारी दुनिया को हिला दिया है सदर ट्रंप ने। हमारा ख्याल है और मैं समझता हूं कि मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा अरसे रख सकेंगे। इनको मुज़ाकरात करके कुछ नॉर्म लाना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट्स में। लेकिन जब तक ये है, देखें ना, ट्रेड तो जब दुनिया को कपड़ों की चीज़ों की रॉ मटेरियल की ज़रूरत तो रहेगी। तो भाई हम तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा कपड़ा तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये इंडस्ट्री तो नहीं है। हाँ, हमारी एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल की है जी। काबिल एहतराम हुमायूं अख्तर साहब, आप भी फेडरल मिनिस्टर इंडस्ट्री रहे, आपके भाई भी जो है वो इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, लिहाजा आप दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा इल्म है इस मसले में। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने इसको IMF का आखिरी प्रोग्राम बनाने के लिए जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड को देखूं, रिपोर्ट को देखूं तो 2023-24 में खसारा में चलने वाली हुकूमती जो अदारे हैं वो 851 अरब रुपए का खसारा और मजमूई खसारा 9200 अरब रुपए तक पहुंच गया है कि बिला निजकारी की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। वजह क्या है, हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, हमारे वज़ीर ख़जाना इंतहाई काबिल और काबिल एहतराम शख्सियत हैं। मैं ये समझता हूँ कि 2008 के बाद हमारी जो मईशत है वो उस पर हम कर्जे पे कर्जा चढ़ा रहे हैं। 2008 के बाद हमारा जो टोटल डेट और लाइबिलिटीज हैं 6 गुना बढ़ चुकी हैं, 6 गुना। और अब हमारी ये सूरत हाल है, कुछ ऐसे पिछले चंद साल गुजरे हैं जब इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा थे कि हमने जो सूद अदा करना था वो हमारी नेट फेडरल रेवेन्यू से ज़्यादा था। मतलब बाकी सारा खर्चा जो है हम कर्जे पे चला रहे थे। अब जबकि इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं तो ये सिचुएशन कुछ हद तक बेहतर हुई है। इससे हम सिर्फ इस सूरत में ये आपने जो इन चीज़ों का जिक्र किया ये अहम है कि प्राइवेटाइजेशन का अमल और हम अपना टैक्स नेट बढ़ाएं और खर्चे कम करें, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो श्रिंक कर रही है, वो GDP का परसेंटेज के तौर पे वो गिरती जा रही है। इंडस्ट्री ही इस मुल्क का 75 से 80% FPR का रेवेन्यू पैदा करती है और 75 से 80% नौकरियां पैदा करती है। इस इंडस्ट्री को हमने वापस ट्रैक पे चढ़ाना है और इसको लेके हमने एक मंसूबे के तहत, बिल्कुल जिस तरह मलेशिया आगे बढ़ा था या इंडोनेशिया बढ़ा था या वियतनाम बढ़ा था या पीछे चले जाए साउथ कोरिया बढ़ा है और चाइना की हालिया मिसाल है, हमने अपनी इंडस्ट्रीज को लेके आगे बढ़ना है ताकि ये जो हम जिस चक्कर में फंस गए हैं कि कर्जे पे कर्जा चढ़ा है, ये सिर्फ उस सूरत में अब इसमें अब मेरे इल्म में है, मैं पढ़ रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बहुत ही तरजीह है इस चीज़ पे और वो अपनी टीम में उन्होंने आपने देखा रद्द-बदल भी किया है और वो मुतवज्जो हैं इस तरफ कि इंडस्ट्री को कैसे बहाल किया जाए ताकि ये भाई जाते जाते मैं एक आपसे सियासी सवाल भी पूछना चाहता हूं। मैं आपको जानता हूं, सियासत में आपका एक कद काठ है, आप तहरीक इंसाफ और बानी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए जी, मसला भट्ट साहब ये बना हुआ है कि बानी PTI का एक खास मिजाज है। वो सारी उम्र एक खिलाड़ी रहे हैं और वो खेल के मैदान में उनकी सारी जिंदगी को, वो खेल के मैदान में वो जाते हैं हारने या जीतने के लिए, आमतौर पर जीतने के लिए इंसान जाता है। तो सियासत का मैदान थोड़ा मुख्तलिफ है। सियासत के मैदान में आपने माजी में भी देखा है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी और नवाज शरीफ साहब थे और आसिफ अली जरदारी थे। वो कभी न कभी वो एक ऐसा स्टेज आता है कि एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करते हैं और उनसे आपने देखा कि ऐसी पार्टियां जो 10-10 साल इक़्तिदार से बाहर रहीं वो वापस आईं। अभी तक हमें बानी PTI के मिजाज में ऐसा कुछ अभी हमें नज़र नहीं आया कि वो किसी किस्म के सीरियस मुज़ाकरात, पहले तो उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने पड़ेंगे ना, जो क्रेडिबिलिटी
का गैप है इस वक्त, मुख्तलिफ फरीकों में उसको दूर किया जाए, कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए और उसके बाद बातचीत शुरू की जाए। लेकिन अभी तो हमें नजर आ रहा है कि किसी भी हरीफ, कोई भी हरीफ जो है वो अभी बातचीत का सिलसिला शुरू करने को तैयार ही नहीं है, बिकॉज एतमाद का बड़ा फुकदान है। दुरुस्त कह रहे हैं हमायूं भाई, कोई भी शख्सियत इस वक्त बातचीत के लिए तैयार नहीं, क्योंकि एतमाद का फुकदान है और गारंटी कौन किसकी देगा, उसकी गारंटी वो मांग रहे हैं और उनकी गारंटी वो मांग रहे हैं, और कोई नाज़रीन गारंटी देने को इस वक्त तैयार नहीं। लिहाजा ये ट्रेन ऐसे ही चलती रहेगी। जा रहा हूँ एक शॉर्ट ब्रेक पे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इंटरनेशनल सूरत हाल क्या है, अफगानिस्तान क्या कह रहा है, भारत आजकल बहुत मनफी प्रोपागेंडा कर रहा है और जहर उगल रहा है उसका। सोशल मीडिया अगर आप जाकर चेक करें तो उसको तो 23 मार्च की जो परेड है वो अब पता नहीं क्या उसके दिमाग में फंस गई है। सारा सोशल मीडिया एक ही बात करता जा रहा है कि जनाब हमारे मिसाइल वहाँ तक चले गए, इनकी रेंज इतनी हो गई है और भारत सोया हुआ है, पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन ये सारी बातें जो है हमने इस पर बात करेंगे। सबसे जो हमारे सगे भाइयों की तरह बहुत प्यारे मेरे दोस्त भी हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इंतहाई काबिल एहतराम जनरल साहब, पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल इजलास में आलमी बरादरी से जो दहशत गर्दी के जेर कब्जा हथियारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा तो कर दिया है, आपके नोटिस में है, और सदर ट्रंप ने जो अफगानिस्तान में बात की है कि मेरा अमरीकी हथियार है उनको वापस लेना है, ये दोनों बातें आपके नोटिस में है। मैं किबला आपसे ये जानना चाहता हूँ इस वक्त कि पाकिस्तान को अमेरिका समेत आलमी बरादरी जो है इस इशू पर एंगेज करने के लिए पाकिस्तान क्या हिकमत अमली अपना रहा है, इस पर मेरी रहनुमाई फरमाएं। जी भट्ट साहब, देखिए ये बड़ा क्रिटिकल इशू है और अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और बहुत सारी जो एजेंसीज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उन्होंने भी तहरीके तालिबान जो हमारा फितना अल खवारिज है इसको पार्टनर करार दिया है जी, कि ये ISIS के और ISIL के उनके पार्टनर्स हो सकते हैं फ्यूचर में और थ्रेट कर सकते हैं। और ऑलरेडी एक कोलैबोरेशन है, पूरा एक नेटवर्क एस्टेब्लिश हो चुका है जी टेररिज्म का, जो ट्रांसनेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, और ऑफ कोर्स अफगानिस्तान की सरजमीन उनको बिल्कुल अवेलेबल है टू स्प्रेड दिस टेररिज्म। तो ये वो कन्वर्जेंसेज हैं। फिर ट्रंप साहब ने भी, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, कि वो जो $7 अरब का यहाँ पे असला छोड़कर गए थे, ये तो भी हिस्ट्री बताएगी कि वो डेलिबरेटली था या गलती से छोड़ के गए, बट मैं इसको गलती मानता नहीं हूँ। इसके पीछे कुछ ना कुछ मकासद जरूर होंगे। ये कोई एक किसी हुतीज का या एक रेबल ग्रुप्स का या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का विड्रॉल नहीं था, ये नेटो का विड्रॉल था, ये यूनाइटेड स्टेट्स का विड्रॉल था। बहरहाल वो तो हिस्ट्री देखेंगे। अब इस वजह से उनके ऊपर प्रेशर भी है जी। और देखें, अमेरिका के साथ भट्ट साहब बात यह है कि वेस्ट हो, अमेरिका हो, जब तक आप उनको ये नहीं बताएंगे कि उनको यहाँ से क्या खतरात हैं, वो आपके खतरात के ऊपर इस तरह का एक्शन लेने वाले नहीं है। और उनके लिए खतरात मौजूद हैं, ये ट्रांसनेशनल जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली अब इस रीजन में एक ऐसी स्टेट मौजूद है जिसका नाम भारत है भट्ट साहब, जिसने टेररिज्म को, चाहे वो गुरबत सिंह का कत्ल हो कि प्लान हो अमेरिका में, निजर का मर्डर हो कनाडा में, या पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेशन हो थ्रू TTP, अल खवारिज और BLAs, BRA की सूरत में, तो ये टेररिज्म उनका एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बन चुका है जी। अमेरिकन अदालत ने अमित शाह को, जो उनके इंटरनल मिनिस्टर है, उनको इम्प्लीकेट किया है। और अभी एक अदालत में सबूत गया है जहां पे $15,000, आपको याद होगा यादव के बंदे ने दिए हैं, निकल ने रिपोर्ट दी है, इन्होंने $15,000 पे की तो उस बंदे को जिन्होंने गुरबत सिंह का मर्डर करना था। टोटल $1 लाख की ये डील थी। तो ये भी इसी इलाके में मौजूद है, ये स्टेट ये इसको यूज करेगी। ये ट्रांसनेशनल टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली बात होगी। अभी भी अगर अमेरिका और वेस्ट ने इसके ऊपर एक्शन न लिया तो पाकिस्तान को चाहिए सुपीरियर डिप्लोमेटिक मनूवर, और बार बार ये सबूत और बार बार ये चीजें दिखानी होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी को। काबिल एहतराम, मैंने जो पाक फौज को स्टडी किया है और मैं जो महसूस कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान जो इस वक्त वो दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी स्मार्ट मूव कर रहे हैं। आप इस वक्त ड्रोन के जरिए अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है।
तो अगर ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि रद्दुल फिसाद या ज़रबे अज़ब जैसे ऑपरेशन जो थे, बड़े ऑपरेशन, अब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या? आपको मामला इसी तरह हल हो जाएगा? देखिए भट्ट साहब, एक चीज प्लीज जरा समझने की बहुत जरूरत है सारे पाकिस्तान को कि हम विक्टिम है हाइब्रिड का जी, हाइब्रिड वॉर। ये जो वॉर्स होती हैं, जो टेररिज्म जो नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू लड़ी जाती है, जो प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ी जाती हैं, ये थोड़ी सी प्रोट्रैक्टेड होती हैं, लॉन्ग ड्रॉन होती हैं, टाइम लेती हैं जी, क्योंकि एप्लीकेशन स्लो हो रही होती है और इवॉल्विंग सिचुएशन के साथ बदल रही होती है। ये कोई कन्वेंशनल वॉर तो है नहीं जिसमें आप कैलकुलेट कर लें कि जी दुश्मन के पास इतना एमिनेशन है, इतनी उसकी फजाई ताकत है, इतना उसका वॉर स्टेमिना है। इसका स्टेमिना तो नए नए कैरेक्टर्स आते हैं, नए नए फिनोमिना होते हैं। देखिए ना, आज से कुछ अर्सा पहले ISIS का किधर वजूद था, एकदम आप शाम में देखते हैं कि तंजीमें सामने नजर आ जाती है जिनका वजूद ही कुछ अर्सा पहले नहीं होता। TTP को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, देखे ना मुजाहिदीन की जंग कहां से शुरू हुई और किस तरह फितरा अल खवारिज और इन शक्लें इख्तियार कर गए यही लोग। तो ये इवॉल्विंग सिचुएशन के साथ बदलती रहती है। तो कहने का मकसद ये, जब सिचुएशन बदलती है तो टैक्टिक्स भी चेंज होती है उनको डील करने के लिए। तो गाये बकाये पाकिस्तान की फौज के पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, ये हर वो मीन इस्तेमाल करेगी और ये वॉर बार बार शेप चेंज करती रहेगी until unless हम कंप्लीटली कम्प्रीहेंसिवली अपनी सोशो इकोनॉमिक ये जो पॉलिटिकल एप्लीकेशन है वॉर के अगेंस्ट, जब तक हम ये 100% लगा नहीं सकेंगे, अपनी पहले इंटरनल स्टेबिलिटी हम हासिल नहीं कर लेंगे, फिर हम एक्सटर्नल दुश्मनों के पीछे जाएंगे, तो ये शेप बदलती रहेगी। आप हम ये नहीं कह सकते कि अब इसकी जरूरत पड़ेगी, यानी जिस चीज की जरूरत जिस तरह के दुश्मन खिलाफ पड़ेगी, पाक फौज ने तैयार कर लिया कि वो उसको इस्तेमाल करेगी टू अचीव अ बेटर टेबल फॉर नेगोशिएशन एंड एनवायरनमेंट। काबिल एहतराम, एक तरफ अमेरिका मशरक़ वस्ता में त्यारा बरदार, आप देखें दूसरा जहाज भी उसने लैंड कर दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सदर ट्रंप जो है वो ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश भी कर रहे हैं। अरब मीडिया को अगर मैं स्टडी करूँ तो वो भी कह रहा है ईरान और अमेरिका जो है बिलवास्ता बातचीत पर इत्तफाक कर लेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, ये नतीजा खेज साबित होने का कोई इम्कान है? और मशरक़ वस्ता पर इस सूरत हाल से आप क्या देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आ रहा है किबला? जी देखिए, ये जो मशरक़ वस्ता में इस वक्त सिचुएशन है ये बड़ी अलार्मिंग है। आपको याद होगा कि 2015 में भी ईरान ने वेस्ट के साथ और अमेरिका के साथ एक मुआहिदा किया था, फिर 2018 में खुद ही ट्रंप उस मुआहिदे को खत्म कर देते हैं। अब मेरी नजर में ट्रंप, अमेरिका और इजराइल इस वक्त समझते हैं कि इस वक्त बेस्ट पोजीशन में है कि वो मैक्सिमम प्रेशर डाल सके ईरान के ऊपर, क्योंकि वो समझते हैं कि जी हमने जो इसकी आर्म्स थी हिजबुल्ला को हमने वहां पे खत्म कर दिया मिडिल ईस्ट के बीच में, और हुसीज जो इसको वो कहते हैं कॉल उनके कि वो इनकी नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज कर रहे हैं, इन्हीं के ईरान की प्रॉक्सीज हैं, हुसीज पे वो अटैक कर रहे हैं। तो इस वक्त वो समझते हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुट प्रेशर ऑन ईरान जी अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये बहुत, और फिर इजराइल के अंदर की एक डायनामिक्स है, एक तो फलस्तीन में एप्लीकेशन है, फिर इजराइल के अंदर नेतन्याहू की अपनी पॉलिटिकल डायनामिक्स है। तो इस वक्त इनको सूट कर रहा है ईरान पे मैक्सिमम प्रेशर डालने का। आपने देखा ईरान और रशिया की तरफ से शाम के सिलसिले में भी एक अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स तो आया ही नहीं, वो वट एवर सिचुएशन हैपेंड, और इन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट नहीं किया या जो भी कर सकते थे नहीं किया। तो वो समझते हैं कि ईरान इस वक्त बैकफुट पे है, बट जिस तरह उनके सुप्रीम लीडर ने ऐलान किया है कि दे विल हिट बैक, तो जब भी ईरान की अगर वो इंस्टॉलेशंस को या एनर्जी को छेड़ेंगे तो ईरान रिस्पॉन्ड तो करेगा जी, वो ये नहीं है कि रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में एक प्रेशर टैक्टिस है, डायलॉग मुझे नजर आ रहा है कि अमेरिका भी डायलॉग को प्रेफरेंस देगा, वो एक अच्छे मुआहदे में जाना चाहता है। वो कितना काबिल अमल होगा वो तो फिर बात की बात है। देखिए ये बिग पावर्स का अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ओवरऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है ये इतनी नीचे चली गई है भट्ट साहब माजरत के साथ कि आप किसी की बात का यकीन भी नहीं कर सकते। जिसको हम इजराइल को जंग बंदी कहते थे या सीज फायर कहते थे, मैं तो उसको आपके प्रोग्राम में 10 दफा कह रही हूँ, ये पॉलिटिकल एक मिलिट्री पॉज है, ये जंग खत्म ही नहीं हुई, एक दिन भी खत्म नहीं हुई। नोबडी इज अबाइडिंग देन, तालिबान है वो दोहा कार्ड को अबाइड बाय नहीं कर रहे, ना बड़े लीडर्स हैं, ये किसी वक्त भी वॉकआउट कर जाते हैं, फ्रेजाइल है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ईरान के ऊपर कुछ हमला हुआ तो ये पूरा रीजन न्यूक्लियर कंट्रीज का रीजन है, चाइना है, रशिया, इंडिया है, पाकिस्तान है, ये पूरा रीजन इफेक्ट होगा। और ईरान के बाद फिर उनके क्या अज़ाइम होंगे, फिर मेरे ख्याल में हमारे लिए भी एक खतरे की घंटी हमारे ऊपर लटकी रहेगी। काबिल एहतराम जनरल साहब, मेरा आपसे लास्ट सवाल है, शार्प जवाब दीजिएगा। पूरा भारत इस वक्त पागलों की तरह
मस्त हाथी की तरह घूम रहा है सोशल मीडिया। जरा आप खुद चेक कर ले, आपने 23 मार्च में कौन सी परेड ऐसी कर दी है, क्या दिखा दिया है कि पूरा भारतीय मीडिया जो है वो तो उनके खिलाफ बात करता ही नहीं था, हिंदुस्तान के खिलाफ। वो कह रहा है जी भारत सो रहा है, और जो मिसाइल है आपके वो इसराइल तक चले गए हैं, अमेरिका परेशान हो गया है। और मैं ये बात आपकी तस्लीम करता हूं कि इस वक्त मुल्क जो है सिपा सलारे पाकिस्तान बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, लेकिन इतनी भी कौन सी इंटरनल बात है? आज मेरे प्रोग्राम में बताएं कि भारत इतना परेशान क्यों हो गया, कहानी क्या है? जी देखिए भट्ट साहब, भारत कभी भी पाकिस्तान को कन्वेंशनल डोमेन में बीट नहीं कर सका जी। हमेशा हमने या तो एस्केलेशन लैडर पे उसके साथ रहे हैं या उसको मैच किया। देखिए अभी जब ये आपको मैं जल्दी से माजी करीब का वाकया बताता हूँ कि जब इन्होंने इंकर्जन्स की थी जी कश्मीर के अंदर, आपको याद होगा जब ये हमारे 2 कौवे और चंद दरख्त मार के चले गए थे, तो पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड। पाकिस्तान के ऊपर उस वक्त बहुत मुल्कों का प्रेशर था, खासतौर पर आर्मी चीफ के ऊपर जी, बहुत से मुल्कों का, अमेरिका का सबसे ज्यादा प्रेशर था कि आप रिस्पॉन्ड न करें। लेकिन भारत को, पूरी दुनिया को इस वक्त क्लियर है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है रीजन में जो भारत के किसी भी क्विड प्रो को हर वक्त तैयार रहता है जी। वो चाहे एक सिपाही का एक्शन हो बॉर्डर के ऊपर या मिसाइल जंग हो, पाकिस्तान ने भारत को रिस्पॉन्ड करना ही करना है। और पाकिस्तान के पास यही तो डेटरेंस है। वो वावेला इसलिए मचा रहा है कि वो इस वक्त देखता है कि वो चाहता है कि अमेरिकन को ये बावर कराया जाए, इजराइल को ये बावर कराया जाए कि पाकिस्तान के अजाइम्स है, ताकि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है इसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाए। लेकिन पाकिस्तान में पास्ट में भी बहुत पाबंदियां लगी है भट्ट साहब। जो सबसे ज्यादा खौफ पाकिस्तान भारत के अंदर, जो सवाल आप कर रहे हैं उसका शॉर्ट जवाब यह है कि पाकिस्तान के अंदर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के साथ साथ जो सबसे खतरनाक चीज है वो विल है, जो मौजूद है कि जो कि भारत के खिलाफ जरूर इस्तेमाल होगी। कौमों के पास बहुत हथियार वेपन्स होते हैं लेकिन विल नहीं होती उसको इस्तेमाल करने की। पाकिस्तान की भारत के कॉन्टेक्स्ट में विल माजी में भी तजर्बा करके उन्होंने देख लिया है, आइंदा भी देखेंगे। और ना ये कौम इस फौज को, ना ये फौज इस कौम को, ये मिल के दोनों इसके ऊपर कंप्रोमाइज कभी कर ही नहीं सकती जी भारत के ऊपर तो। और वो वावेला करते हैं, भारत का एक खौफ रखते हैं पाकिस्तान का, उसी पे वो पॉलिटिक्स करते हैं, उसी पे वो तकरीरें करते हैं, उसी पे वो इलेक्शन करते हैं। तो पाकिस्तान को गाफ सामने रखते हुए वो अपना मिलिट्री अजाइम पूरे करते हैं, अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं चाइना की बात करके, और एक्चुअली वो पाकिस्तान स्पेसिफिक ही रहते हैं। उसके अंदर अब इतनी करप्शन आ चुकी है भट्ट साहब उनकी मिलिट्री डील्स के अंदर कि ये अब टाटा का भारत है जी। अब बिजनेस इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया, अभी जिनकी जब डील्स होंगी तो करोड़ों अरबों डॉलर्स की ये किकबैक्स लेंगे यही पॉलिटिशियन हो, तो वो पाकिस्तान की थ्रेट को खत्म कर दे, ये वावेले को बहुत शुक्रिया, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब फरमा रहे थे विल की बात। विल बहुत जरूरी है, और 2 कौवे मारकर भारतीय चले गए थे। शायद नाज़रीन भारत को समझ आ गई है कि पाकिस्तान इस वक्त मजबूत हाथों में चला गया है, और पाकिस्तान डे बाय डे तरक्की कर रहा है। ना सिर्फ फौजी साजो सामान, मुआशरत की बात कर लें, मुल्क की तरक्की की बात कर लें, एक मजबूत टीम जो है वो पाकिस्तान को लेकर आगे चल रही है। इस वजह से शायद उनको परेशानी है। ताहम नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में 8 और 9 अप्रैल 2025 को मिनरल इन्वेस्टमेंट समिट का इनकाद हो रहा है, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहायत अहम है। इस हवाले से हमने बात करने के लिए फॉर्मर कंट्री हेड हैं रेकोडिक माइनिंग मिस्टर अली एहसान साहब। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अली साहब, पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ जा रहा है, और ख़ास तौर पर आपके इल्म में है 8 और 9 अप्रैल को, यानी इसी रवा माह की मैं बात कर रहा हूँ, मिनरल इन्वेस्टमेंट समिट का इनकाद हो रहा है। तो इस हवाले से आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि मुल्क की मुआशी जो सूरत हाल, इसमें SIF का किरदार क्या है, और आपकी इनकी खिदमात से मुतमईन है, और इस बारे में कुछ ब्रीफिंग दें कि समिट में क्या होगा, मादनी वसाइल क्या होंगे, कुछ तफसीलात फराहम करेंगे? बिल्कुल जनाब। तो दो साल पहले, लगभग 2 साल पहले SIFC ने कुछ सेक्टर्स थे जिनको प्रायोरिटाइज किया। माइंस एंड मिनरल्स उसमें से प्रायोरिटी सेक्टर था। उसके ऊपर फिर बहुत सारा काम हुआ जी, जो गवर्नमेंट ने SIFC ने किया, और फाइनली हम 8 और 9 को उसका नतीजा देखने जा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ मिनरल समिट विच इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड समिट। और इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि ये समिट
उन ममालिक में होता है जहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स का बड़ा पोटेंशियल है और बड़ा माइंस एंड मिनरल्स में काम होता है। और दुनिया की बड़ी की जुरिसडिक्शंस जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, तमाम इन कंट्रीज में मिनरल समिट होते हैं। और अब पाकिस्तान का भी शुमार इस फहरिस्त में होगा 8 और 9 तारीख के बाद। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस तरह पाकिस्तान का सामने आना माइंस एंड मिनरल में ऑन द ग्लोबल स्केल, और ये इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस देगा, इंटरनेशनल माइनिंग कंपनीज को भी कॉन्फिडेंस देगा, और जो फिर एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं विद द माइनिंग सेक्टर, उनको भी काफ़ी इसमें बेसिकली इंकरेजमेंट मिलेगी। काबिल एहतराम अली एहसन साहब, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान के मादनी ज़खायर के अगर तखमीने की हवाले से मैं बात करूँ तो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें तांबे के ज़खायर की तो 1.5 से 3.5 बिलियन टन, जबकि लोहा जो है 1.5 से 3 बिलियन टन और कोयला जो है 165 बिलियन टन है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सोने और चांदी के भी बड़े ज़खायर मेरे पाकिस्तान में मौजूद है, मगर मसला ये है कि मुनासिब मैकेनिज़्म और बुनियादी स्ट्रक्चर जो है वो हमारा कमज़ोर है। इक्विपमेंट मैं समझता हूँ नहीं है, टेक्निकल स्किल नहीं है। आप मेरे से एग्री हैं? इन तमाम बातों की वजह से पाकिस्तान अभी उस मकाम पर नहीं पहुँच सका जहाँ अब तक पहुँच जाना चाहिए था। देखिए, इसमें दो जो सबसे एक बुनियादी या कलीदी एलिमेंट कह लें, वो है एक सॉलिड लीगल फ्रेमवर्क जिसकी बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल माइनिंग कंपनीज किसी भी जगह पे जाके इन्वेस्टमेंट करती। तो सबसे जो पहला स्टेप है, जिसको आप कह लें फाउंडेशन स्टेप है, वो हमारे लिए एक ऐसा लीगल मैकेनिज्म क्रिएट करना है जिसके अंदर आकर, उस अम्ब्रेला के अंदर आकर इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्टमेंट करें और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझे। जहां तक मेरी इत्तला है, 8 और 9 तारीख को एक नए मिनरल फ्रेमवर्क की बुनियाद रखी जाएगी और उसके अंदर इन्वेस्टर को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा माइनिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो एक तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, इस बात को ज़हन में रखें कि जो भी माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अबव अ सर्टेन साइज और स्केल हैं, वो तकरीबन सारे के सारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स को SIFC की कंप्लीट सपोर्ट हासिल है, जहाँ पे सारे प्रोविंशियल, फेडरल स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं और वो फिर कंप्लीट बैकिंग देते हैं टू दीज प्रोजेक्ट्स। तो विद द राइट लीगल फ्रेमवर्क एंड विद द राइट गवर्नमेंट सपोर्ट एंड सम काइंड ऑफ वन विंडो ऑपरेशन जो SIFC के थ्रू मिल रहा है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के अंदर। इस बात को ध्यान में रखें, पाकिस्तान के अंदर मिनरल की पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। हमने बस एक सिस्टेमिक तरीके से लोगों को इनवाइट करना है, कंपनीज को इनवाइट करना है और उनको फिर एक महफूज इन्वायरमेंट देना है जिसमें वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें और अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चलें। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, अंडर द SIFC अम्ब्रेला और फिर ये जो नया फ्रेमवर्क आएगा, इसके बाद हम वो प्लेटफॉर्म ज़रूर दे देंगे हमारी मिनरल इंडस्ट्री को जिसके अंदर कंपनीज आके सेफली इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा पॉइंट उठाया जो कि स्किल्स के बारे में है। देखिए, हम आज तो एक माइनिंग कंट्री नहीं है, लेकिन हमने इवेंचुअली माइनिंग कंट्री बनना है और उसके लिए हमें एक ट्रांजिशन से गुजरना पड़ेगा। शुरू में शायद हमें कुछ स्किल्स इंपोर्ट करना पड़े, लेकिन जैसे जैसे हम स्किल्स इंपोर्ट करें, साथ साथ हम यंग प्रोफेशनल्स को, माइनिंग प्रोफेशनल्स को उन स्किल्ड रिसोर्सेज के साथ बेसिकली टाई अप करें जहां पर इन कमिंग ईयर्स वो ट्रेन हो एंड देन इवेंचुअली दे विल बी इन अ पोजीशन टू इंशाल्लाह रिप्लेस दोस फॉरेन एक्सपर्ट्स। सो एक ट्रांजिशन से ज़रूर गुजरना है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है जी। माइनिंग की ट्रेनिंग के हवाले से बहुत सारे इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। न्यूटेक बहुत अच्छा काम कर रहा है, हुनर फाउंडेशन अच्छा काम कर रहा है और भी इदारे जो बेपन अच्छा काम कर रहे हैं और हमें इस काम को मज़ीद आगे लेके चलना चाहिए। हमारे यहाँ जो बेसिक जियोलॉजी और माइनिंग की एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनकी बड़ी सॉलिड फाउंडेशन है। अब हमें ग्रेजुअली इस नॉलेज को एक्सपीरियंस में और स्किल में ट्रांसफॉर्म करना है और विद द राइट फोकस फ्रॉम एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री एंड देन ऑल्सो मर्जिंग द एकेडेमिया विद इंडस्ट्री, हम प्रोबेबली इस स्किल को अटेन कर लेंगे। इट्स नॉट अनअटेनेबल, इट्स ओनली अ ट्रांजिशनरी प्रोसेस।
काबिल एहतराम अली अहसन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और आपकी बात से मुतफिक भी हूँ कि कोई दो राय नहीं है कि मादनी वसाइल जो है वो कंट्री को जो है वो ऊपर लेके जाते हैं। हम दुनिया की अगर मिसाल ले लें, जैसे कि चीन, इटली, टर्की, स्पेन, ब्राज़ील समेत दीगर तमाम ममालिक जो है मादी वसाइल को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के साथ ही वो अपने रोज़गार में इजाफे और फ़ीकस आमदनी में उन्होंने तरक्की की है। आपने अभी खुद फिक्रा फरमाया है कि पाकिस्तान में कोई कमी नहीं। अगर मैं आपकी बात से एग्री हो जाऊँ कि पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, तो हजूर फिर मुझे ये समझाएं कि अंदरूनी और बैरूनी दोनों एतबार से पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना है। असल में अंदर की बात क्या है अली भाई? देखिए, अंदर की बात तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको विल चाहिए टू ट्रांसफॉर्म these resources into economic projects। देखें, आज हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कोई भी कंपनी, कोई भी एक हुकूमत, कोई भी एक इदारा इन माइनिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए अकेला उनको कंप्लीट नहीं कर सकता। हमें अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के और ग्लोबल स्केल के माइनिंग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जैसे रिकोडिक प्रोजेक्ट है, थरकोल प्रोजेक्ट है, जो हमारे ग्लोबल स्केल प्रोजेक्ट हैं, इसके लिए ज़हन में रखिए कि जी नेशंस बिल्ड दीज प्रोजेक्ट्स टुगेदर। हम सबको अपने अपने दायरा कार में रहकर इन प्रोजेक्ट्स को तकमील तक लेके जाना है, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो सिक्योरिटी का एंगल हो, चाहे वो प्रोविंसेस का रोल हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स का रोल हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल हो। हम सबको मिलके एज अ नेशन इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है। ऑब्वियसली कंपनीज का इसमें फ्रंट रोल है, दे विल पुट इन देयर मनी, दे विल पुट इन देयर इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमें भी ये हमारे अंदर ये रिजॉल्व होना चाहिए कि हम मिसाल के तौर पे रिकोडिक को दुनिया के सबसे बड़े 5 कॉपर प्रोजेक्ट्स में से एक बनाएंगे, और हमने ऐसा माजी में भी किया है एज नेशन। थरकोल इसकी एग्जाम्पल है, और हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। और दूसरा इसके अंदर जी बहुत अहम पहलू है, वो है सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट। कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट दुनिया में सक्सेसफुल तब तक नहीं हो सकता जब तक वहाँ के लोग, उस माइन के आसपास के लोग उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट ना करें। हमारे पास ये एक बड़ा सुनहरी मौका है कि बिकॉज आप देखें, हमारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स तो रिमोट एरियाज में ही होंगे जहां पर इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। हमें एज माइनिंग प्रोफेशनल्स और जो लोग पब्लिक पॉलिसी में इन्वॉल्व हैं और माइनिंग कंपनीज हैं, कि हम सबको उन तमाम लोगों को इन माइनिंग प्रोजेक्ट्स का पार्ट बनाना है, उनको स्किल सेट देना है, उनको बिजनेस एजुकेशन देनी है, उनको इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटीग्रेट करना है। और अगर लोकल आपके साथ होगा तो आपका माइनिंग प्रोजेक्ट कभी भी काबिल एहतराम अली अहसन साहब, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मेरे पास इतना ही वक्त था, माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर इस टॉपिक पर आपसे दोबारा बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आज के वक्त ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन आज जाते जाते एक बात ज़रूर कर दूँ कि जब मैं अखबारों में हुआ करता था तो उस वक्त सूबाई वज़ीर माइंस एंड मिनरल मोहम्मद सफ्तान खां, मैं दिन रात उनको इस हवाले से प्रोजेक्ट पे काम करते हुए देखता था। अब पता नहीं वो पीटीआई में है या नहीं है, मेरा उनसे रब्ता नहीं है, लेकिन आज भी मुझे माइंस एंड मिनरल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मोहम्मद सफ्तान खान का नाम जो है वो ज़रूर लिया जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नाज़रीन 7:30 पर फेस टू फेस में। पाकिस्तान जिंदाबाद।